गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। गाइज, मैं महावीर कहार, लेक्चरर इन इंग्लिश, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल नेनवा, आपके साथ आपका जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिटरेचर वाले पोर्शन में जो पोइट्री हैं और उसके अंदर जो उनके लिए निर्धारित पोएम्स हैं उनमें से फर्स्ट पोएम है अ लेक्चर अपॉन शैडो, अपॉन द शैडो, जो जॉन डन साहब ने लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अ लेक्चर अपॉन शैडो जो पोएम है हमारी, उसको लेकर मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए। पहले हम इस पोएम को समझेंगे कि जॉन डन साहब ने ऐसा क्यों लिखा। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्स में से बहुत ही प्रसिद्ध पोइट रहे हुए हैं। और मेटाफिजिकल क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे से सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारा सेंस दे देते हैं और इनकी जो लिखने की स्टाइल है वो जबरदस्त होती थी। इनकी पोइट्री को हार्ड माना जाता था, लेकिन ये उस पोइट्री के माध्यम से हमारे समाज को एक बहुत ही अच्छा सेंस समझ देकर जाते थे। जो आज की जो पोएम है अ लेक्चर अपॉन द शैडो, उसमें भी ये राइटर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा शाश्वत प्रेम होता है, यानी सेल्फलेस जो प्रेम होता है वही अमर रहता है, वो इमोर्टल है। और जिस प्रेम में स्वार्थ हो या किसी प्रकार की डिसगाइज हो, जिनको इन्होंने दूरियां या दिखावा कहा है, अगर ऐसा है तो वो प्रेम लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके माध्यम से जॉन डन जो हमें संदेश देना चाहते हैं या हमारे समाज को जो संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप ये आपके समझ में आएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम सब यहां से आपको क्लियर करवाएंगे। आपके लिटरेचर वाले पोर्शन में सारी आपकी ग्रामर प्लस टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करवाएंगे। आपको हमारी जो डिस्प्ले उस पर नजर आ रहा होगा, एक पोएम है जो आपको दिख रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। फिर भी कोई आपके इशू होता है तो आप टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आपकी, अ लेक्चर अपॉन द शैडो। आपके पास में आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई है, प्रूडेंस, इसमें पोएम है हमारी पोइट्री सेक्शन में अ लेक्चर अपॉन द शैडो, जॉन डन द्वारा। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि जॉन डन कौन थे, इनके बारे में अबाउट द पोइट जान लेते हैं। मैंने जैसे पहले बता दिया आपको, मेटाफिजिकल पोइट है और मेटाफिजिकल पोइट बहुत छोटे से सब्जेक्ट पर, जिस पर हम सोच नहीं सकते कि इस पर इतनी बड़ी पोइट्री लिखी जा सकती है, इतना अच्छा मैसेज दिया जा सकता है इस टॉपिक के माध्यम से, उस पर भी ये बहुत अच्छी क्रिएशन कर देते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। जॉन डन उनमें से एक हैं। जॉन डन वॉज बोर्न, आप टेक्स्ट बुक देखिए मेरे साथ। जॉन डन वॉज बोर्न ऑन जनवरी 22, 1572 इन लंदन, इंग्लैंड। जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 लंदन में हुआ। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। वह ही इज नोन, वो प्रसिद्ध है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का जो ये इन्होंने नया ट्रेड चला, इस मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल के, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर माने जाते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, इन सारे जो पोइट्स थे इनके लिए सबसे पहली बार मेटाफिजिकल पोइट्स नाम किसने दिया, यानी इस ग्रुप को किसने नाम दिया, तो उसके लिए देखिए आप, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अ टर्म यूज्ड फॉर डन्स पोइट्री बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये जो सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड का यूज किया गया वह सैमुअल जॉनसन, जो उस समय के प्रसिद्ध पोइट थे, उन्होंने जॉन डन की पोइट्री के लिए कहा है।
ही वॉज ब्रोट अप एज अ रोमन कैथोलिक, उनका जन्म रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। ये उनकी एक रिलीजन की जो एक ब्रांच है उसका नाम है, रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। लेटर कन्वर्टेड टू एंग्लिकैनिज्म, और बाद में वो एंग्लिकैनिज्म में चेंज हो गए। ये भी उनके एक जो रिलीजन है उसके डिवीजन है। एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ, और अपनी मृत्यु तक सेंट पॉल्स चर्च के वो डीन रहे। जॉन डन रोट लव लिरिक्स, उन्होंने लव लिरिक्स लिखे, प्रेम के गीत लिखे, वर्जीज लिखी, कविताएं लिखी। अ सीरीज ऑफ होली सोनेट्स, पवित्र सोनेट्स की एक श्रृंखला लिखी। एंड सम सेक्रेड पोएम्स, और कुछ पवित्र कविताएं भी लिखी। हिज फेमस मेजर वॉल्यूम्स आर सेटायर्स। सेटायर्स ये एक वॉल्यूम का नाम है, यानी बुक्स का नाम है। आप ऐसा न समझे कि सेटायर व्यंग्य है यहां पर। हिज फेमस मेजर वॉल्यूम्स आर सेटायर एंड सोनेट्स एंड सॉन्ग्स। उनके जो मेजर वॉल्यूम्स हैं या मेजर जो उनकी क्रिएशंस हैं उनमें शामिल हैं सेटायर्स एंड सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। अंडरस्टूड। जॉन डन कौन है? मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल सबसे पहले किसने यूज लिया, सबसे पहले किस टर्म का यूज किसने किया? सैमुअल जॉनसन ने। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द पोइम। इस पोइम के बारे में देखते हैं। दिस इज अ पोइम अबाउट लव। ये कविता प्रेम के बारे में है। दिस इज अ पोइम विच इज अबाउट लव। ये पोइम लव के बारे में है। विच मेटाफोरिकली गाइज एडवर्ब इसका अर्थ होता है लाक्षणिक रूप से, डील्स विद विजन, संबंधित है विजन समझ से। ये एक लव पोइम है जो लाक्षणिक रूप से समझ से संबंधित है। इस पोइम कंपेयर्स विजन एंड द डिल्यूशंस। इज पोइम्स, उनकी कविता कंपेयर्स करती है समझ का और कपट का, बुद्धि और कपट का, छल कपट का, ऑफ लवर्स, प्रेमियों की। उनकी कविता प्रेमियों के छल कपट और समझ को तुलना करती है टू अ सिचुएशन ऑफ लाइट एंड डार्क और शेडो, एक स्थिति से जो डार्क और शेडो की है, या सॉरी लाइट और शेडो की है। वेर इनसाइट इन हिंडर्ड एट नून ओनली, जो केवल दोपहर के समय भी निर्बाध होती हैं, अनहिडन्ड होती हैं, यानी दोपहर के समय उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। वेन द लाइट ऑफ द सन प्रोड्यूस नो शेडो, जब कोई सूर्य का प्रकाश कोई छाया ही उत्पन्न नहीं करता। इट डिनोट्स दैट, ये बताती है कि द लव ऑफ द बिलव्ड शुड नॉट डिक्रीज एंड फेड। इट डिनोट्स, ये बताती है दैट की द लव ऑफ द बिलव्ड, कि प्रेमियों का प्रेम, प्रेमिका का प्रेम, शुड नॉट डिक्रीज, घटना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और अथवा फेड, धुंधला नहीं होना चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। ये कवि कहता है कि प्रेमिका का प्रेम समय के साथ न तो घटना चाहिए और न ही धुंधला होना चाहिए, फेड होना चाहिए। लाइक मेनी ऑफ डंज पोइम, डंज की कई कविताओं की तरह, दिस पोइम टू रिफ्लेक्ट्स एन एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्ट विट। देखो, अब मैंने अभी बताया था आपको, मेटाफिजिकल क्या करते हैं, ये विट का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का काम लेते हैं, ये बुद्धि से काम लेते हैं, नॉलेज का काम करते हैं, ये इंटेलेक्ट की बात करते हैं। तो डन की दूसरी कविताएं थी, उनमें भी ऐसा था। लाइक मेनी ऑफ डन्स पोइम्स, डन की कई कविताओं की तरह, दिस पोइम टू रिफ्लेक्ट्स, ये भी बताती हैं, क्या बताती हैं, एक जोर यानी दबाव देकर बताती हैं, ऑन द इंटेलेक्ट, बुद्धि पर और समझ पर, अगेंस्ट द फीलिंग एंड इमोशन, यानी फीलिंग और इमोशन इनकी पोएम्स में कोई प्लेस नहीं रखता, उनके विरुद्ध ये बुद्धि और समझ से काम करती हैं। विच इज वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्री का एक ट्रेट्स है। अंडरस्टूड। अब देखिए गाइज, मैं आपके सामने स्टेंजा यानी वन बाई वन स्टेंजा एक्सप्लेन करता हूं इसको, और समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पोइम में जॉन डन ने हमें कौन सा मैसेज दिया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आप इसको समझ रहे हैं। ओके, नाउ लिसन टू मी। अ लेक्चर अपॉन द शेडो, जॉन डन क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं इस पर, परछाई पर। इस पोइम का मीन हुआ, स्टैंड स्टिल आई विल रीड
टू दी अ लेक्चर। जॉन डन यानी एक लवर अपनी बीलव्ड से कहता है स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव्स फिलोसॉफी। These 3 hours that we have spent working here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. अब देखो हार्ड वर्ड्स देखते हैं इसके। हार्ड वर्ड से स्टैंड, बी इन अ मोशनलेस स्टेट, लेक्चर अ टॉक और अ स्पीच मेड टू पीपल, यानी व्याख्यान, एक व्याख्यान या भाषण जो लोगों के लिए बनाया जाता है। शेडोज रिफ्लेक्शंस, परछाइयां। यहां पर शेडोज का अर्थ देखो डिसगाइज है, और इसका अर्थ हुआ कि ये आपसे क्या करना चाहते हैं, यानी इनके बीच में जो दिखावे हैं, मतभेद हैं, कंफ्यूजन है, उनकी बात करते हैं। प्रोड्यूस्ड, गेव बर्थ टू, यानी जन्म दिया था। ओके, नाउ लिसन टू मी। अ लवर, कोई लवर अपनी प्रेमिका से कहता है, क्या कहता है, स्टैंड स्टिल, बिना हिले डुले खड़े हो जाओ, एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव एंड लव्स फिलोसॉफी। मैं एक व्याख्यान देने जा रहा हूं तुम्हें प्रेम और प्रेम की दार्शनिकता पर, प्रेम और प्रेम की दार्शनिकता पर मैं एक व्याख्यान देने जा रहा हूं। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो खड़ी होकर। These 3 hours that we have spent working here, ये 3 घंटे जो हमने यहां पर साथ बिताए, वॉकिंग हियर या चलकर, वो 3 घंटे जो हमने यहां चलते हुए साथ बिताए हैं। टू शेडोज वेंट अलोंग विद अस, 2 परछाइयां भी हमारे साथ चली थी। विच वी आवर सेल्व्स प्रोड्यूस्ड, जिनको हमने स्वयं बनाया था। यानी कि हमारे बीच में कुछ मतभेद थे जो हमारे स्वयं के कारण बने थे। बट अब क्या होता है, देखो आगे देखिए आप, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। बट नाउ, देखो मॉर्निंग की बात थी, अब क्या हो गया, बट नून हो गया। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, परंतु अब सूर्य ठीक हमारे ऊपर हैं। वी डू दोज शेडोज ट्रेड, हमने उन परछाइयों को समाप्त कर दिया। ट्रेड का अर्थ कुचलना होता है, यानी जिसके ऊपर से हम गुजर चुके हैं। बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, वी डू दोज शेडोज ट्रेड, एंड टू ब्रेव क्लियरिनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड यानी कम होना। अब यहां पर हार्ड वर्ड देखिए, ट्रेड का अर्थ वॉक ओवर, ब्रेव का अर्थ विद, फील्ड विद क्रेज, क्लियरनेस का क्लियरिटी, रिड्यूस्ड का डिक्रीज्ड। बट नाउ, परंतु अब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर है। वी डू दो शेडोज ट्रेड, और हमने उन परछाइयों को कुचल दिया है, अर्थात समाप्त कर दिया है। अब हमारे बीच में कोई झूठे दिखावे, कोई मतभेद, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड टू ब्रेव क्लियरिनेस, और इन सब के लिए वी, देखो इन सब के लिए, और ही सब यानी बहादुरी से स्पष्टता किसे बताने के लिए इन सारी बातों को हमने डिक्रीज्ड, कम कर दिया है। यानी सही सही हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो मतभेद थे, सारे कंफ्यूजन थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो हमने सबकी सब कम कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। सो whilst our infant loves did grow, disguise did and shadows flow from us, our cares, but now it is not so, and it is not so that love has not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. देखो हार्ड वर्ड समझते हैं। whilst का तो है ड्यूरिंग, इन्फेंट इनिशियल होता है, डिसगाइज का होता है चेंज अपीरियंस, दिखावा करना, डिग्री का होता है स्टेट यानी सर्वोच्च स्टेट, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग। सो इसीलिए वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, इसीलिए इस दौरान हमारा प्रारंभिक प्रेम बड़ा हो गया, बढ़ गया। डिसगाइजेड डिड, जिसके अंदर मतभेद थे, दिखावे थे, शेडोज कंफ्यूजन था, फ्लोज फ्रॉम अस, जो हमारे अंदर से बहता था, आवर केयर्स, और हमारी इस प्रेम के बारे में परवाहें थी, चिंताएं थी।
बट नाउ इट इज नॉट सो, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि दोपहर के बाद सब कुछ पूरा काम खत्म हो गया। दैट लव हैज नॉट अटेंडेड द हाइस्ट डिग्री, जिस प्रेम ने अब तक सर्वोच्च डिग्री प्राप्त नहीं की है, विच इज स्टिल डिलीजेंट, जो अभी भी परिश्रम कर रहा है, लेस्ट अदर्स सी, दूसरों की निगाहों में दूसरों को समझ में न आए, ताकि दूसरों को समझ में नहीं आए। वापस समझिए, वाइलेस्ट सो वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, इसी के बीच में हमारा प्रारंभिक प्रेम बड़ा हो गया, जिसके अंदर मतभेद थे, कंफ्यूजन थे, झूठे दिखावे थे, जो हमारे अंदर से उत्पन्न होते थे, बेकार की चिंताएं थी, परंतु अब वो नहीं है, क्योंकि दैट लव हैज नॉट अटेंडेड द हाईएस्ट डिग्री, जिस प्रेम ने अब तक सर्वोच्च शिखर प्राप्त नहीं किया है, विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी, जो अभी भी परिश्रम कर रहा है ताकि दूसरों को समझ में न आए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। एक्सेप्ट आवर लव एट दिस नून स्टेज, एक्सेप्ट का देखो इफ नोट, यहां पर कंडीशन रख रहा है राइटर, यदि हमारा प्रेम इस दोपहर को ऐसा का ऐसा रुक जाए, ठीक है, यानी नहीं रुका तो क्या होगा। इफ नोट आवर लव एट दिस नून स्टे, यदि हमारा प्रेम इस दोपहर को जैसा है वैसा का वैसा नहीं रुका, यानी हमारे प्रेम में कुछ बदलाव आए, वी सेल, अगर ऐसा हुआ नहीं रुका तो, एक्सेप्ट नहीं रुका तो क्या होगा। इफ नोट आवर लव एट दिस नून स्टे, यदि हमारा प्रेम इस दोपहर को नहीं रुका तो, ऐसा का ऐसा नहीं बना रहा तो, वी सेल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो हमारे बीच में किसी दूसरे तरीके से नए दिखावे, नए झूठापन उत्पन्न हो जाएगा। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जैसे कि पहले बना था दूसरों को दिग्भ्रमित करने के लिए, ब्लाइंड यानी दिग्भ्रमित करने के लिए, जैसा कि पहले बना था दूसरों को दिग्भ्रमित करने के लिए। दीज विच कम बिहाइंड, जो हमारे पीछे आ गया है, जो पहले आया था वो अब हमारे पीछे आ गया है, विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ, जो हमारे स्वयं के ऊपर काम करने जा रहा है, एंड ब्लाइंड आवर आईज, और हमारी आंखों को भी दिग्भ्रमित करने वाला है, यानी हमारी आंखों को भी अंधा करने वाला है। देखो गाइज, एक्सेप्ट यानी इफ नोट होता है, अदर वे यानी इन अपोजिट डायरेक्शंस, दूसरे तरीके से, ब्लाइंड यानी मिसगाइड होता है। अब आगे चलिए हम इसके अगले पार्ट पर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा है, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लिए फिर से रिपीट कर दिया जाएगा, डोंट वरी। नाउ लिसन टू मी। इफ आवर लव इज इन्फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, टू मी दाउ falsely thine, and I to thee mine actions shall disguise. The morning shadows were away, but these grow longer all the day. But oh, love's day is short, if love decay. If our love's infant, sorry, faint. Now, sorry, it's a slip of tongue. Now you can understand. If our love's faint, यदि हमारा प्रेम कम होने वाला है, फेंट देखो वीकन, वेस्टवार्डली इन टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ यूथ, यानी कि युवावस्था के कम होने जैसा, जैसे हमारी युवावस्थाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, अगर वैसा हमारा लव है धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। डिक्लाइन यानी रिड्यूस होता है, दाउ यानी यू होता है, दाइन यानी यूअर होता है, आप जानते हो। डिसगाइज इन टू मेक फॉल्स शो, झूठे दिखावे करना। डी के समझते हो, गेट वीकर एंड वीकर। इफ आवर लव फेंट, यदि हमारा प्रेम कम होने वाला है, कमजोर है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य की तरह धीरे धीरे कम होने वाला है। जिस प्रकार से युवावस्था के बाद में हम धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे दिन घटते जा रहे हैं। टू मी, अगर ऐसा है, टू मी दाउ, तो मेरे लिए फॉल्सली दाइन, और तुम्हारे लिए भी, तुम मेरे लिए झूठा दिखावा करोगी, और एंड आई टू दी, और मे बी माइन एक्शंस, मेरे कार्यों से सेल डिस्गाइज, मैं भी झूठा दिखावा करूंगा। अगर हमारा प्रेम प्रगाढ़ नहीं है, इसमें घनिष्ठता नहीं है, तो क्या होगा, तुम भी मेरे प्रति
मेरे लिए झूठा दिखावा करोगी और मैं भी मेरे कार्यों से तुम्हें धोखा देने का काम करूंगा। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, प्रातः काल के जो हमारे मतभेद थे वो तो समाप्त हो गए, वर अवे ने समाप्त होना। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, परंतु वो सारे दिन बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, लगातार बढ़ते रहे। मॉर्निंग के जो हमारे मतभेद थे वो तो दोपहर में समाप्त हो गए, पर उसके बाद में वो सारे दिन बढ़ते रहे। बट ओ अरे वाह, बड़े दुख की बात है, लव्स डे शॉर्ट, प्रेम का दिन संक्षिप्त होता है, प्रेम का दिन छोटा होता है। यदि लव डीके, यदि लव प्रेम घटने वाला है, तो यदि प्रेम घटने वाला है या उसमें किसी भी प्रकार के झूठे दिखावे हैं, तो प्रेम के दिन, प्रेम का जो समय है, लव का समय है, वो कम होता है। लव इज ग्रोविंग और फुल कांस्टेंट लाइट, प्रेम, प्रेम क्या है? लव इज ग्रोविंग, प्रेम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और फुल कांस्टेंट लाइट, और हमेशा पूरी लगातार प्रकाशित चलने वाली प्रकाश होना चाहिए। एंड इज फर्स्ट मिनट, और उसके प्रारंभिक समय से लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं आना चाहिए। उसके प्रारंभिक समय से लेकर आफ्टरनून, दोपहर के बाद, एंड इज नाइट, और रात में भी किसी प्रकार का उसमें मतभेद, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी, कंफ्यूजन्स, झूठे दिखावे, दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्रेम क्या है? इटर्नल होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा, यानी मोर्टल नहीं होगा, इमोर्टल होगा। और जॉन साहब लव लिरिक्स लिखते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और हमने इस पोएम के माध्यम से उन्होंने हमें संदेश दिया कि सच्चा प्रेम होना चाहिए। यदि झूठा प्रेम है तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, और इस प्रकार के प्रेम से हमें बहुत दुख होगा। तो ये प्रेमियों को, लवर्स को मैसेज देना चाहते हैं, और पूरी ह्यूमन सोसाइटी को, मानवीय समाज को, कि प्रेम सच्चा होना चाहिए, किसी प्रकार के झूठे दिखावे, सेल्फिश प्रेम नहीं होना चाहिए। सेल्फिश लव अगर हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। आपके इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैं अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें 1 by 1 सारे क्वेश्चंस आप टेक्स्ट बुक के, इसके साथ में एडिशनल क्वेश्चंस और उनके आंसर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारी बातों को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूं, करूंगा। आप हमारे साथ में इसी प्रकार से जुड़े रहे, आपका प्यार और स्नेह हमारे प्रति ऐसा ही बना रहे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।